ठीक है, हम लोग फंक्शन पर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं या जितने भी प्रोग्राम तक पढ़ते आए हम लोग स्टार्टिंग से क्लासेस में, तो उसमें हम लोग देखा है कि हर एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे थे इंट मेन नाम के फंक्शन से। ठीक, तो ये जो इंट मेन है ये बेसिकली हम लोग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग फंक्शन, यही हम लोग का फंक्शन भी है। तो फंक्शन होता क्या है इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। तो यार फंक्शन कुछ नहीं, बस एक कलेक्शन है स्टेटमेंट्स का जो कि कुछ एक रिक्वायर्ड टास्क कंप्लीट करता है हम लोग का। ठीक, और लिखा है कि एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन बी डिफाइंड एडिशनल फंक्शन। तो यार मैंने बताया भी था कि हम लोग का कोई भी सी प्रोग्राम है उसमें एक फंक्शन तो होगा एटलीस्ट, और वो फंक्शन कौन सा होने वाला है, मेन फंक्शन होने वाला है। क्योंकि जो कोई भी प्रोग्राम होता है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग के प्रोग्राम में मेन फंक्शन ही नहीं है तो हम लोग का जो पूरा प्रोग्राम है वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, रन ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो हम लोग का मेन फंक्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी सी प्रोग्राम का। ठीक, तो यार फंक्शन हम लोग यूज में करते हैं बेसिकली। तो यार मान लो मुझे कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, मान लो मुझे एडिशन करना है। हाँ सर एक बार दोबारा बता देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। फंक्शन को सर सुनो बता रहा हूँ यार, कुछ नहीं, फंक्शन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, या उस स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है। वो सारे स्टेटमेंट क्या करते हैं, मिलके कोई एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं। ठीक, उस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि मान लो मुझको कुछ नंबर्स को ऐड करना है। ठीक, तो मैंने उन नंबर को नॉर्मली एक बार ऐड कर लिया। ठीक, फिर आगे मैं प्रोग्राम में बढ़ा तो मुझे वहाँ पे फिर से रिक्वायरमेंट है कि मुझे फिर से नंबर्स को ऐड करना है। तो मैं अब वहाँ पे दोबारा या तो उस पर्टिकुलर ऐड करने वाले कोड को दोबारा लिखूं, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था ऐड करने वाला उसको यहाँ पे कॉल कर लूँ। तो फंक्शन से बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग को अगर कोई एक टास्क है उसको बहुत बार परफॉर्म करना पड़ रहा है तो हम लोग उस टास्क को एक ब्लॉक ऑफ कोड में लिख देते हैं। ठीक है, तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग बार बार यूज करते रहते हैं। तो फंक्शन से क्या हो रहा है कि हम लोग को टाइपिंग कम करनी पड़ रही है। और दूसरा ये हो रहा है कि हम लोग का जो पूरा प्रोग्राम है उसको हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये राइट साइड में प्रोग्राम बना है, इसमें एक ये फंक्शन है वॉइड फंक्शन नेम नेम नाम का, तो यहाँ पे एक इंट मेन फंक्शन है। तो हमने क्या किया है, इस पूरे पूरे प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट कौन सा है, ये वॉइड फंक्शन नेम का है, और दूसरा कौन सा है, इंट मेन नाम के फंक्शन का है। तो बेसिकली फिर यही फंक्शन का यूज होता है कि वो करता क्या है कि हम लोग को किसी भी एक पर्टिकुलर कोड को या किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रीयूज करने का हेल्प कराता है हम लोग को। और दूसरा ये कि फंक्शन हम लोग के प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट या नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प कर देता है। तो उससे होता क्या है कि कोई दूसरा बंदा है तो उसको उस प्रोग्राम को समझने में बहुत मतलब ईजिली उस प्रोग्राम को समझ सकता है। अगर मान लो पूरा प्रोग्राम उन्होंने एक ही फंक्शन में बना दिया तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा उसी फंक्शन के अंदर, तो उसको समझना थोड़ा क्या होगा, हेक्टिक काम होगा। लेकिन अगर मैंने उसी प्रोग्राम को बहुत सारे फंक्शन में डिवाइड कर दिया या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसको समझना हम लोग के लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन नाम समझ में आ रहा है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने वाला है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कलेक्शन रहते हैं स्टेटमेंट्स के। तो एडवांटेज इसके यही मान सकते हैं हम लोग कि पहला ये कि हम लोग किसी भी कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। अब मान लो ये जो यहाँ पे फंक्शन नेम लिखा है वॉइड फंक्शन नेम, मैंने इसके अंदर एक नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकाल लिया। इस वॉइड फंक्शन नेम के अंदर मैंने एक नंबर का फैक्टोरियल निकाल लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझको इंट मेन के अंदर भी किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि मैं फैक्टोरियल निकालने का कोड दोबारा से यहाँ पूरा लिखूँ, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि मुझको दोबारा से, एक बार मैं यहाँ तक वो कोड लिख चुका हूँ वर्ड फंक्शन नेम में फैक्टोरियल निकालने वाला, अब मैं दोबारा इसको लिखूँ यहाँ पे तो भाई मेरा क्या हो रहा है, टाइम दुगना लग जा रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैंने जो यहाँ पे कोड यूज किया था वर्ड फंक्शन नेम के अंदर उसको दोबारा उठा के मैं यहाँ यूज कर लूँ। तो यूज कैसे करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करके। यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शन ने इसको कॉल कर लिया है। अब फंक्शन कॉलिंग क्या होती है अब लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि एक फंक्शन को हम लोग बनाते कैसे हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे वेरिएबल्स उन्होंने देखा था कि किसी भी वेरिएबल को यूज करने के पहले मेरे को उसको डिक्लेयर करना पड़ रहा था। ठीक है, तो उसी तरीके से फंक्शन में भी होता है, किसी भी फंक्शन को यूज करना है तो सबसे पहले हमें उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है,
तो फंक्शन डिक्लेरेशन देखो 3 पार्ट होते हैं किसी भी फंक्शन के। पहला आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल की तरह ही होता है, जैसे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, उसी तरीके से एक फंक्शन को भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है। अब सिंटेक्स कैसा होने वाला है इसका वो देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे void फंक्शन नेम लिखा है, ठीक है, इसी को हम लोग समझते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है कि भाई फंक्शन का टाइप void है और फंक्शन का नाम ये है। जैसे वेरिएबल में था कि वेरिएबल का यहाँ पे लोग टाइप लिखते थे, डेटा टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखते थे। उसी प्रकार से हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन में भी यहाँ पे उसका टाइप लिखते हैं कि कौन सा टाइप का फंक्शन होने वाला है, और यहाँ पे हम लोग उसका नेम लिख देते हैं, ठीक। वॉइड जगह हम लोग इंट भी लगा सकते हैं, फ्लोट भी लगा सकते हैं, कैरेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक। और जो नेम होता है ये मैंने रूल बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने वेरिएबल के रूल नेमिंग रूल बता रहा था, उसी हिसाब से इसका नेम रख देते हैं। तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसका ब्रैकेट्स लगा दिया, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये मेरा फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, तो ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं इसलिए किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ चीज लिख सकते हैं, अब वो चीज कौन सी होती है, उनको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आर्गुमेंट्स अगर लिख रहे हैं तो एक चीज समझना, आगे स्लाइड में होगा शायद, हाँ यहाँ पे देखो फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे लिखा है, यहाँ पे क्या हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं, कौन सा टाइप यूज करने वाले हैं, यहाँ पे फंक्शन का नेम रहता है, और यहाँ पे क्या होता है आर्गुमेंट्स होते हैं या पैरामीटर की लिस्ट होती है, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे दिया गया एक फंक्शन डिक्लेरेशन का, इसमें क्या है मैंने इंटीजर टाइप का फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है मैक्स है, और उसके अंदर दो मैंने पैरामीटर यूज किए हैं, पहला कौन सा है इंट नंबर 1, दूसरा क्या है इंट नंबर 2, और देखो दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा भी लगा रखा है, ठीक। और उसके बाद मैंने फंक्शन को यहाँ पे बंद कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पे फंक्शन को बस डिक्लेयर करना है। अगर पीछे देखें यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर तो किया है, लेकिन साथ ही साथ फंक्शन को आगे मैंने ओपन भी यहाँ पे किया है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन को सेमीकोलन लगा के क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन जब फंक्शन को सिर्फ हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब यूज नहीं करना है अभी, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है, तब मैं क्या करूँगा, ये उसका डेटा टाइप लिख दूंगा, फंक्शन का नेम लिख दूंगा, पैरामीटर्स लिख दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, ताकि जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है यहाँ पे एंड हो जाए, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये पैरामीटर की लिस्ट लिखी है, यहाँ जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम भी लिखूं, मतलब यहाँ जैसे लिखा है इंट मैक्स, ब्रैकेट के अंदर लिखा है इंट नंबर 1 कॉमा इंट नम 2, यहाँ पे मैं सिंपली इंट कॉमा इंट लिख सकता था, num 1 और num 2 लिखना जरूरी नहीं था। मतलब क्या है, मतलब ये कि फंक्शन डिक्लेरेशन के समय पैरामीटर लिस्ट की जगह हम लोग वहाँ पे सिर्फ उसका डेटा टाइप लिख के छोड़ सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ लिखता कैरेक्टर ए, तो यहाँ लिखता इंट बी, तो मैं सिंपली यहाँ पे इंट कैरेक्टर कॉमा इंट लिख सकता था, मतलब वेरिएबल का नेम लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन में वेरिएबल का नेम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ये डेटा टाइप है इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा था अभी इंट मैक्स था, और यहाँ पे लिखा था इंट नम 1 कॉमा इंट num 2, ऐसा लिखा था डिक्लेरेशन में। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसे पूरे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, तो लिस्ट में क्या लिखा है, ये पूरा वेरिएबल का नेम भी लिख दिया है, num 1 भी लिख दिया है और num 2 भी लिख दिया है, और इसकी जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, कैसे यहाँ पे देख लेना, इसको लिख सकता था मैं इंट मैक्स, इंट लिख दिया, num 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं उसका डेटा टाइप लिखूंगा कॉमा इंट, ये लिख के छोड़ दिया। ये भी ये चीज और ये चीज दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये तब है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। ये क्या है मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन है, हाँ ठीक है। डिक्लेरेशन में ये करना है कि सिर्फ मैं इंट लिख के छोड़ दूंगा, लेकिन मैं फंक्शन को अगर यूज करने वाला हूँ तो मुझको वहाँ पे वेरिएबल का लिखना भी जरूरी होगा। तो ये तो हो गया, आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो था फंक्शन डिक्लेरेशन का वो यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक। अब दूसरा कॉलिंग के पहले देखते हैं फंक्शन डिफाइनिंग क्या होता है, ठीक। अब मान लो मैंने फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया, अब फंक्शन को यहीं पे यूज भी करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फंक्शन को यहाँ पे यूज किया, देखो वॉइड फंक्शन नेम लिखा है और फिर नीचे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख दूंगा,
तो ये जो पूरा पार्ट है इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन डिफाइनिंग बोलते हैं। मतलब मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दे रहा हूँ कि फंक्शन, जो मेरा फंक्शन है क्या काम करने वाला है, इसी को मैं बोल देते हैं फंक्शन डिफाइनिंग। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? अब मैंने एग्जांपल पहले बताया था कि मान लो दो नंबर्स को ऐड करना है और बार बार ऐड करना है बहुत जगह पे प्रोग्राम में, तो मैं क्या करूंगा, उस एडिशन वाले कोड को बार बार नहीं लिखूंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, एक बार उस एडिशन वाले कोड को लिख दूंगा और किसी फंक्शन में रख दूंगा उस एडिशन वाले कोड को, और फिर जहां जहां मुझे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा मैं वहां वहां पे उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लूंगा। तो फंक्शन कॉलिंग बेसिकली यही होता है कि मैं किसी एक टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके। ठीक, अब फंक्शन कॉलिंग भी हम लोग की दो टाइप की होती है, एक होती है कॉल बाय वैल्यू और दूसरी होती है कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी हम लोग दोनों को देखने वाले डिटेल में कि कॉल बाय वैल्यू क्या होती है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो जो पहला फंक्शन कॉलिंग वाला मेथड है वो है मेरा, अच्छा एग्जांपल एक चीज देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया ये void फंक्शन नेम नाम का। ठीक, फिर दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया इंट में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन का नेम लिख दिया सिंपल, और उसके बाद क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो जो फंक्शन है ये ऊपर लिखा है मेरा पहले से ही। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो इस फंक्शन जो ये जो फंक्शन है जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके रिक्वायरमेंट मुझको दोबारा यहाँ पे हुई होगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, उस फंक्शन का नेम लिख के यहाँ पे रख दिया। तो इससे क्या हुआ, इस इंट मेन के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो देखो यहाँ पे एरो भी बना है, मतलब फ्लो जो था कंट्रोल का वो यहाँ से मेरा उठ के यहाँ चला गया, मतलब जो इसके अंदर वाले कोड है वो अब रन करने वाला है। ठीक है, तो ये जो मेरा था ये था फंक्शन कॉलिंग। तो यार फंक्शन कॉलिंग का भी एक सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स क्या होता है वो भी पर देख लेते हैं कि मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया इंट फैक्ट नाम का। ठीक है, उसके अंदर इंट और इंट दो दे दिए पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये क्या है, मेरा फंक्शन का डेक्लेरेशन है नॉट। ठीक, और फिर मैंने यहाँ पे इंट मेन नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक, अब क्या हुआ कि जो ये इंट फैक्ट है इसको मुझे यूज करना है अपने इंट मेन के अंदर। ठीक है, इंट फैक्ट ऊपर लिखा है रेड लाइन में, इसको मुझे इंट मेन के अंदर यूज करना है। तो मुझे 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 इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो अब कॉल कैसे करेंगे इस फंक्शन को, तो कॉल करने का सिंटेक्स ये होता है कि जो फंक्शन का नेम है, अब फंक्शन का नेम क्या था, फैक्ट था, इसको कॉल करना है। तो नॉर्मली मैंने वो यहाँ पे नेम लिख दिया और फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिए। ठीक, अब एक चीज समझो, यहाँ पे कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन। जो फैक्ट है उसके अंदर दो पैरामीटर है, एक इंटीजर टाइप का है और दूसरा भी क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि दो इंटीजर को यहाँ भेजने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर लिखेंगे। अब कौन सा इंटीजर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, इंट ए हो सकता है, दूसरा इंट बी हो सकता है। तो देखो ये फंक्शन डेक्लेरेशन था, ये जो पार्ट लिखा है ये मेरा फंक्शन डेक्लेरेशन था, और जो नीचे लिखा है ये पार्ट ये मेरा क्या था, फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंट लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, इंट लिख के छोड़ दिया, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फंक्शन में क्या है, हम लोग सिर्फ इंट भेज रहे हैं, हमको जब भी क्या भेजना है, कुछ ना कुछ वैल्यू भेजनी है, कुछ ना कुछ वेरिएबल भेजना है। तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल लिखना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे इंट ए और बी लिख देता हूँ। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो मैंने इस मेन के अंदर पहले से ही इंट ए कॉमा बी डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को अब सिर्फ ए कॉमा बी लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन जो लिखा है ऊपर, ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है। और तो ये हम लोग का सिंटेक्स हो गया फंक्शन कॉलिंग का, और ये मेरा हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन का। ठीक है, और ये फंक्शन डेफिनेशन है मेरी। तो ये फंक्शन का नेम लिखा है पूरा, और ये जो पीछे पूरा पार्ट लिखा है ये फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, तो सॉरी डिफाइनिंग होता है, कि यहाँ पे मैंने पूरे फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो हम लोग देख रहे थे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, दो टाइप की फंक्शन कॉलिंग पढ़ने वाले हैं। जो पहली होती है वो होती है कॉल बाय वैल्यू, जो दूसरी है वो है कॉल बाय रेफरेंस। अब देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो यार कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग को कुछ वैल्यूज भेजते हैं फंक्शन के पास। ठीक, एग्जांपल एक बार ले लेते हैं, एग्जांपल समझ लेना। मान लो एक टीचर है, उसकी वो 20 बच्चों को पढ़ाता है, 20 स्टूडेंट उसकी क्लास में। ठीक, तो उनने क्या किया कि एक लिस्ट बनाई
या एक क्वेश्चन पेपर बनाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस क्वेश्चन पेपर की 20 कॉपीज निकाली, तो 20 कॉपीज को एक एक कॉपी सबको, हर एक बंदे को दे दी, सारे स्टूडेंट को एक एक कॉपी दे दी। तो अगर एक बच्चा है वो अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा है और दूसरा बच्चा भी कुछ लिख रहा है, तीसरा भी कुछ लिख रहा है, तो उनकी कॉपीज में सिर्फ चेंज आने वाला है। जो टीचर के पास मेन कॉपी है क्वेश्चन पेपर की, उस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा उस समय, ठीक है। तो यही हम लोग का कुछ, लेकिन अगर मान लो एनालॉजी लेते हैं इसकी, कि मान लो एक टीचर है, उसने वही क्वेश्चन पेपर लिया जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, उसने वही क्वेश्चन पेपर एक एक करके हर एक बच्चे को दे दिया। पहले फर्स्ट स्टूडेंट को दिया वही क्वेश्चन पेपर, उसने कुछ उस पर चेंज कर दिया, उसने वही क्वेश्चन पेपर किसी दूसरे बच्चे को दे दिया, उसने कुछ चेंज कर दिया। तो एंड में क्या होगा, जो मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था और जो अब क्वेश्चन पेपर है, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब मतलब क्या है कि सिंगल एक कॉपी थी, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, ठीक है। और पहले क्या हो रहा था कि मैंने एक कॉपी की बहुत सारी कॉपीज बना ली और सबको बांट दी, तो जो ओरिजिनल कॉपी थी उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ओरिजिनल कॉपी थी वो वही मैंने सब में बांट दी, और उसमें क्या जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो यही कुछ होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय वैल्यूज में क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें मेरा मॉडिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, इसमें हम मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो देखो जैसे मैं लिखा भी है कॉल बाय वैल्यू में कि दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो वही होते हैं जो पैरामीटर मैंने बताए थे, जैसे ये इंट मैक्स के अंदर लिखा है ना, ये इंट num1 इंट num2, इसी को हम लोग पैरामीटर भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। तो यार इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। तो देखो एग्जांपल भी मैंने पहले बताया था, ये देखो, देखो ये डिक्लेरेशन में जो लिखा रहता है, डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, इंट कॉमा इंट, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। जो डिक्लेरेशन में लिखा रहता है वो मेरा फॉर्मल पैरामीटर होता है, ठीक। और जो फंक्शन कॉल में लिखा रहता है वो मेरा एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ठीक। तो याद रखना, जो फंक्शन कॉल में अंदर पैरामीटर लिखे रहते हैं वो मेरे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, जो फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखे रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो फंक्शन कॉल वाले कौन से होते हैं, एक्चुअल, और डिक्लेरेशन वाले कौन से होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर या आर्गुमेंट भी बोल सकते हो, ठीक। तो यार कॉल बाय वैल्यू फंक्शन में दो डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपलोड कुछ भी कर दो यार, यहाँ इंट कर दो और कैर कर दो, फ्लोट कर दो, जितने मन उतने कर दो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जो जो फर्स्ट इंट लगा होता है ना वो हमको बताता है कि हमको रिटर्न में क्या वैल्यू चाहिए। जैसे इंट मेन था ना तो बोलते थे ना रिटर्न में 0 चाहिए, वो वैसा ही वर्क होता है फंक्शन। तो फंक्शन तो इंट का है ना, इंट फंक्शन यूज हाँ किया तो वो इंट का मतलब वो हुआ कि हमको फंक्शन रिटर्न में इंट क्या यूज वैल्यू किया है चाहिए। तो उसके अंदर डेटा टाइप कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ कुछ भी लगा सकते हैं, यूज तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर जो वैल्यू वो रिटर्न करने वाला है वो इंटीजर करने वाला है इसको जैसे मेन का था ना, इंट मेन कर रहे थे तो क्या था, रिटर्न 0 या बाहर रिटर्न अगर 1 फ्लोट लगाना यूज पड़ रहा कर ले था। तो सिंपल। तुम्हारी आवाज बहुत वो हो रही है, ब्रेक हो रही है। बोल रहा था कि अच्छा ये देखो, कॉल बाय वैल्यू में बता रहा था कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ए और बी की वैल्यू है, ए के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होगी, बी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होगी। हम लोग यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है वो दोनों वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जा रही थी। इसको चेंज कर दो, हाँ। तो जो ए की वैल्यू थी वो इसके पास जा रही थी, इस वाले इंट के पास जा रही थी, और ये जो बी की वैल्यू थी वो इस वाले इंट के पास जा रही थी। तो हो क्या रहा था कि ए की वैल्यू इसमें कॉपी हो जा रही थी और बी की वैल्यू इस वाले इंट में कॉपी हो जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वैल्यू से कॉपी हो रहा था, ठीक। तो वही कॉल बाय वैल्यू बोलता है। कॉल बाय वैल्यू क्या बोल रहा था कि
यहाँ पे वही लिखा है कि दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। मैंने बताया था कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू होती है वो जाके हम लोग के फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो जाती है। मतलब जो है कि हम लोग के जो एक्चुअल पैरामीटर है वो जाके नहीं उसमें हो रहे हैं, मतलब वो उसमें चेंज नहीं करने वाले हम लोग कोई भी, इसकी एक नई कॉपी बना दे रहे हैं। वो कॉपी कहाँ पे स्टोर हो रही है? वो कॉपी मेरी फॉर्मल पैरामीटर में जाके स्टोर हो जा रही है, ठीक। और लिखा आगे क्या है कि इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गुमेंट। मतलब अगर हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई भी चेंज करते हैं तो वो हम लोग का एक्चुअल पैरामीटर में नहीं रिफ्लेक्ट होने वाला है। मतलब मान लो a की वैल्यू पहले 10 थी और b की वैल्यू 20 थी, हमने फिर उसको कॉल किया तो कॉल करने से क्या हुआ, कॉपी हो गई उनकी वैल्यूज। यहाँ पे मान लो a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको कॉल किया तो a की वैल्यू 10 इसमें कॉपी हो गई और b की वैल्यू 20 इसमें कॉपी हो गई। और मान लो मैंने इस फंक्शन में क्या किया, a और b को चेंज कर दिया, ठीक है। तो जो चेंज यहाँ पे मान लो चेंज करके मैंने 10 को 100 कर दिया और 20 को करके 200 कर दिया, तो जो चेंजमेंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से a और b को प्रिंट कराना चाहूँ तो वो 10 20 ही प्रिंट होगा, लेकिन जब मैं इस फंक्शन के अंदर प्रिंट कराऊंगा तो वो मेरा 100 और 200 प्रिंट होने वाला है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है कि हम लोग की जो को एक्चुअल पैरामीटर से कॉपी है वो जाके फॉर्मल पैरामीटर में स्टोर हो जा रही है। इसको वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नेट इशू लग रहा है। अभी हो रही थी, अभी ठीक है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। नॉर्मल सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेने वाले हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक इंट a इज इक्वल टू 10 दे दिया, ठीक, और b इज इक्वल टू 20 दे दिया, और फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहा हूँ कि a इज इक्वल टू %b, b इज इक्वल टू %b, और यहाँ पे मैं a कॉमा b करा दिया। और मान लो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है इंट फन नाम का, और मैंने इंट फन के, अच्छा देखो, फंक्शन बनाने के पहले कोई भी उसको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर लेते हैं। अब मान लो इंट फन नाम का मैं बना रहा था, उसके अंदर मैं 2 आर्गुमेंट लेना चाहता हूँ इंट टाइप के, तो मैंने लिख दिया इंट कॉमा इंट और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पे इंट फंक्शन वॉइस ब्रेक सर नहीं हो रही। नहीं हो रही सर, क्लियर है। क्लियर है सर। सर यू आर ऑडिबल। हाँ, अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लो, वॉइस तो मेरी सही आ रही है। ठीक है यार। तो यहाँ पे कोई फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये तो मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन, पर यहाँ लिख भी देते हैं। ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंट फन को यूज करने वाला हूँ। तो देखो डिक्लेरेशन में क्या किया था, मैंने सिर्फ इंट लिख के छोड़ दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा कि इंट, मान लो मैंने ले लिया x कॉमा इंट y। अब देखो यहाँ पे इंट दोनों है तो यहाँ पे भी दोनों इंट होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर कर दिया, तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन में बोला है कि दोनों आर्गुमेंट कैसे हैं, इंट टाइप के हैं, और लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक को इंट कर दिया और दूसरे को कर दिया कैरेक्टर कर दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो जैसा यहाँ पे डिक्लेरेशन में लिखा है वैसा मुझको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। टाइम लगेगा अभी। तो इसलिए मुझको यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, वो इंट टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया, ठीक। मैंने यहाँ पे फंक्शन को स्टार्ट किया। हाँ, तो अब मैं कह रहा था कि मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक। मतलब मैंने x में 10 का इंक्रीमेंट कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू या y प्लस इज इक्वल टू 40 कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू में 10 इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे y की वैल्यू में कितना कर रहा हूँ, 40 का इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंटफ लगा दिया है।
लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x इज इक्वल टू परसेंट डी और यहाँ लिख दिया y इक्वल टू परसेंट डी और फिर मैंने यहाँ पे x कॉमा y को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, मतलब मेन के अंदर ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर मैं इसको कॉल करने वाला हूँ, इस वाले फंक्शन को। तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, तो जिस फंक्शन को कॉल करना है उसका नाम लिखो सबसे पहले। तो फंक्शन का नाम क्या है, फन, क्योंकि मैं फन को कॉल करने वाला हूँ। अब ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, लेकिन फन के अंदर क्या है, 2 आर्गुमेंट है, इसलिए हमको यहाँ पे भी कितने आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं a और b की वैल्यू को इस फंक्शन में भेजूँ, तो मैंने यहाँ क्या लिख दूंगा, नॉर्मल्स a कॉमा b और यहाँ लगा दिया मैंने सेमीकोलन। तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। तो ये मेरा था फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे करी, मैंने फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट लगाए, फिर जो वैल्यूज भेजनी है मैंने वो भेज दी। मैंने एक वैल्यू कौन सी भेजी, a भेजी, और दूसरी क्या भेज दी, b भेज दी। जो a वैल्यू है वो जाके कहाँ पे कॉपी होगी, इसमें कॉपी होने वाली है, इन टेक्स्ट में कॉपी होगी। और जो b वैल्यू वो कहाँ पे कॉपी होगी, इंट y में कॉपी हो जाएगी। ठीक, तो फंक्शन कॉल हो गया। अब मान लो मैं दोबारा से ये चीज प्रिंट करा दूं, इसको मैं दोबारा यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, इतना मैंने फंक्शन लिख दिया। तो इस पूरे प्रोग्राम में अब क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं। पहले क्या हुआ, मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, कौन सा, फंक्शन नाम का, उसमें मैंने 2 पैरामीटर दे दिए और दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ठीक, फिर उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन मैंने a की वैल्यू 10 दी, b की वैल्यू 20 दे दी, उसको नॉर्मल से प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैंने फंक्शन ए बी को कॉल किया। जैसे फंक्शन ए बी यहाँ पे मेरा प्रोग्राम चलता हुआ आया, जैसे वो यहाँ पे पहुंचा, उसने देखा फंक्शन ए और फंक्शन को कॉल कर दो, फन फंक्शन को कॉल कर दो, और उसमें 2 पैरामीटर मैंने भेजे हैं, कौन कौन से, ए और बी। तो ये जो a और b की वैल्यू थी, मतलब a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 20 थी, तो वो दोनों वैल्यू जाके कहाँ पे कॉपी हो गई, इसमें कॉपी हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंट x की वैल्यू हो गई 10 और इंट y की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो हम लोग यहाँ पे आए। तो देखो क्या लिखा है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो x की वैल्यू पहले कितनी थी, 10 थी, और 10 प्लस 10 कितना जाएगा, 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 20 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आते हैं, लिखा है y प्लस इज इक्वल टू 40। तो इसका वैल्यू मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई प्लस 40। वो y की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा नॉर्मल यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक, तो इतना तो हो गया, तो फंक्शन मेरा कॉल हो चुका है और इतना पोर्शन मेरा पूरा रन कर गया। अब मेरा कंट्रोल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से a और b को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो a और b की वैल्यू थी वो पहले कितनी थी, 10 और 20 थी, यहाँ पे चेंज हो गई 20 और 60 हो गई। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 20 और 60 नहीं प्रिंट होगा, यही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मेरे वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं होने वाली है। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। तो देखो, अच्छा न्यू लाइन एक बार दे देता हूँ। और एक के बाद एक न्यू लाइन देते हैं। इसको मैंने रन कराया, तो देखो क्या आ रहा है, देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, मेरा प्रोग्राम चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे a और b की वैल्यू प्रिंट होगी। तो a कितना है अभी 10 है और b कितना है 20 है। ठीक, और जब मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे सिर्फ a और b की वैल्यू कॉपी हो रही थी। ठीक है, नई कॉपी बन रही थी, मतलब a और b की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और जो चेंज होने वाला है वो उनकी कॉपी में चेंज होने वाला है। तो अगर हम लोग किसी की कॉपी में कोई चेंज करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो a और b की वैल्यू को मैंने कॉपी करके x और y में भेज दिया। ठीक है, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई थी, यहाँ पे 60 हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे जब प्रिंट कराया तो देखो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 60। अब प्रोग्राम यहाँ पे इतना तो रन कर गया, तो अब आया फंक्शन के यहाँ पे मेरा कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू प्रिंट करा दी और b की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो a की वैल्यू जो ओरिजिनल थी कितनी थी, 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गई नॉर्मली, देखो a इज इक्वल टू 10, और b की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 20 थी, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे जो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है ये होती है कॉल बाय वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली वेरिएबल्स की वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉपीज को भेज रहे हैं। ठीक, तो ये था मेरा कॉल बाय वैल्यू।
इसी तरीके से मेरा एक कॉल बाय रेफरेंस होता है, वो उल्टा होता है इसके अपोजिट जस्ट। कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज समझ लो कि कॉल बाय वैल्यू में जब हम लोग नई कॉपी बना रहे हैं, यार खुद ही समझो, मान लो मेरे पास एक कोई भी पेज है, मैंने उसकी 4 कॉपीज बनाई, तो 4 कॉपीज के लिए मुझको 4 एक्स्ट्रा पेज लग रहे थे। तो उसी तरीके से कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जब हम लोग कॉपीज को वैल्यू करते हैं या वेरिएबल्स को जब कॉपी करते हैं, तो जो वेरिएबल पहले से बने रखे हैं उनकी कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन होने वाली है, और जो कॉपी करके वैल्यू हम लोग जो स्टोर करा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग को दूसरी मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है। इस तरीके से एक नया पेज चाहिए होता है ना हमको दूसरी कॉपी बनाने के लिए, उसी तरीके से एक तो कॉपी बनाने के लिए वेरिएबल की हमें एक नया मेमोरी लोकेशन चाहिए होता है, ठीक। तो इसीलिए जो कॉल बाय वैल्यू है, इसमें हम लोग की मेमोरी ज़्यादा कंजप्शन होता है कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हम लोग को जितनी कॉपीज बनाएंगे उतनी ही हम लोग को मेमोरी लोकेशन चाहिए होगी ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं कॉल बाय रेफरेंस। यार कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम लोग वैल्यूज तो कॉपी नहीं करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, वैल्यूज कॉपी कर रहे थे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग वैल्यूज कॉपी नहीं करते हैं। हम लोग करते क्या है कि उस वेरिएबल की, अब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगी, हम लोग उस मेमोरी एड्रेस को उठा के एक वेरिएबल को दे देते हैं। मतलब हम लोग नई कॉपी नहीं बना रहे हैं, हम लोग उसी मेमोरी एड्रेस पे या उसी ओरिजिनल कॉपी के ऊपर काम करने वाले हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में नॉर्मली क्या हो रहा है कि हम लोग का एक्चुअल पैरामीटर है उसकी मेमोरी लोकेशन को फॉर्मल पैरामीटर के अंदर स्टोर करा देते हैं, तो जो फॉर्मल पैरामीटर का जितना भी हम लोग काम करने वाले हैं वो हम लोग उसी ओरिजिनल कॉपी पे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हम लोग चेंज करने वाले हैं फंक्शन के अंदर, वो हम लोग का एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसी फंक्शन में मान लो मैं एक अब मैंने मान लो एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया फन नाम का, इसमें भी वही कर दे रहा हूँ, इंट कॉमा इंट कर दिया। मैंने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन बनाया एक, इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 20 कर दिया। सर इंटरमीन फंक्शन बनाना हाँ पड़ता है? बताया तो मैंने कि इंट मेन फंक्शन जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, तो अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं कर पाएगा, एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल पाएगा किसी भी प्रोग्राम की कंट्रोल को। यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया एक और बी को, नॉर्मली प्रिंट करा दिया डी और न्यू लाइन दे दी ए कॉमा बी। अब मान लो मैं यहाँ पे अब इंट फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ। मान लो मैंने ए की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू 10, जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था कि हम लोग ए में कुछ ना कुछ चेंज कर दे रहे थे, वहाँ पे भी मैंने 10 इंक्रीमेंट किया था, यहाँ पे मैं 10 इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। और मैंने बी में भी इस तरीके से बी प्लस इज इक्वल टू 40 कर दिया यहाँ पे, तो उसके बाद मैंने इनको प्रिंट करा दिया। सर स्टार ए क्या है? हाँ अभी वो बता रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टार क्या यूज हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ए और बी को प्रिंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा ना मेरे को, तो मैंने फंक्शन को कॉल किया और मैंने यहाँ पे दे दिया। देखो चीज़ समझो, जब हम लोग पिछला प्रोग्राम बना रहे थे कॉल बाय वैल्यू वाला, तो उसमें हम लोग सिंपली वैल्यूज को कॉपी कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे ए कॉमा बी लिख दे रहे थे। तो क्या हो रहा था, ए और बी वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जा रही थी। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं हम लोग, ए और बी को नहीं कॉपी करेंगे, ए और बी का कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, एड्रेस होता है कुछ ना कुछ हर एक वेरिएबल का,
हम लोग उस एड्रेस को उठा के इन वेरिएबल्स को दे देंगे। तो ये वेरिएबल्स पे जो ये फंक्शन है ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाके उनके ऊपर वर्क करने वाला है, ठीक है। और कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था कि नॉर्मली हम लोग वैल्यूज को सेंड कर रहे थे, तो जो फंक्शन था वो उन कॉपीज पे वर्क करने वाला था, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं इनका एड्रेस भेजेंगे। तो एड्रेस भेजने के लिए किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग एम्परसेंड का साइन लगाते हैं। तो एम्परसेंड ए लिख देंगे। एम्परसेंड ए का मतलब क्या है, जो ए का एड्रेस, ए का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा वो मैं भेज रहा हूँ, उसी तरीके से बी का एड्रेस भेजूंगा तो वैसे भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फंक्शन को मतलब फंक्शन में ए और बी का एड्रेस को भेज रहा हूँ, तो यही मेरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मेरा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। और मैं फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, ये पूरा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, ए और बी को प्रिंट करा दूंगा, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये स्टार ए लिखा है, ये स्टार बी यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, ए और बी की एड्रेस को भेजा, तो ए का एड्रेस यहाँ पे गया और बी का एड्रेस यहाँ पे गया। तो हम लोग को यार एड्रेस के ऊपर वर्क थोड़ी ना करना होता है, हम लोग को जो एड्रेस के अंदर वैल्यू स्टोर है उनके ऊपर वर्क करना होता है। तो मैंने लेकिन यहाँ पे क्या किया, बस सिर्फ एड्रेस को भेजा है यहाँ पे। तो अब उन एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उनको एक्सेस करने के लिए मुझको उस वेरिएबल के नेम के आगे स्टार लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टार लगाया है। इसको बोलते हैं डी रेफरेंस करना। जब पॉइंटर पढ़ाया जाएगा तब इसको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में कि एम्परसेंड का यूज क्या होता है, ये स्टार का यूज क्या होता है। अभी इतना बस समझ लो कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर जानना है तो एम्परसेंड लगा देते हैं, तो और उस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है उसको जानना है तो हम लोग स्टार लगा देते हैं वेरिएबल के नेम के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर वैल्यू को एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ कि उस वेरिएबल में स्टोर मतलब उस लोकेशन में स्टोर वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ और फिर उसमें 10 का इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड, क्या प्रॉब्लम है, ऋषभ, और शायद डिक्लेरेशन में भी बताना पड़ता है क्या, क्या चीज कि मतलब रेफरेंस यूज करना है। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा। सही है। इसको रन कराते हैं। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो अब थोड़ा पूरा सोचते हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। इसको जूम कर लो ना, जैसे पिक्चर को जूम करते हैं वैसे। अब फ्लो टच टच, हाँ हाँ हाँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जब फंक्शन, यार ये स्टार अभी पॉइंटर पढ़ाया नहीं गया ना इन लोग को। बता तो दिया था, नो पॉइंट सर। पॉइंट मतलब वैसे नहीं बताया, जब वो था ना मतलब ऑपरेटर वगैरह तभी उसमें थोड़ा आगे आया था, तब थोड़ा बता दिया था। चलो ठीक है, इतना भी देखो कि यहाँ पे क्या है, जब फंक्शन को मैं डिक्लेयर कर रहा था तो यहाँ पे स्टार लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग एड्रेसेस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या था, हम लोग स्टार नहीं लगा रहे थे क्योंकि वहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपली कॉपीज ऑफ वैल्यू पे वर्क करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे एड्रेसेस पे वर्क करना है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे स्टार लगाना जरूरी है, इतना भी समझो नॉट। फिर क्या हुआ, फंक्शन मेरा इंट मेन पे, देखो कोई भी प्रोग्राम हो चाहे जितने भी फंक्शन उसमें लिखे हो, सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल हो जाता है इंट मेन के ऊपर। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इंट मेन के ऊपर आया मेरा। यहाँ पे उसने देखा कि इंट ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो नॉर्मली मैंने ए और बी को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। देखो ए और बी यहाँ पे 10 और 20 प्रिंट हो गया मेरा, ठीक।
उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे उसने देखा कि भाई फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। वो कॉल कैसे कर रहे हैं, रेफरेंसेस को भेज के, मतलब एड्रेसेस को भेज के। मैंने ए की एड्रेस को भेजा और बी के एड्रेस को भेजा। वो किसके पास भेजा, फंक्शन के पास। तो फंक्शन पे आते हैं अब इंट फन पे। तो इंट फन में क्या है, इंट ए। तो ए में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो पहला लिखा है उसका एड्रेस आ गया, ठीक है। और बी में कौन सा आया, इसका एड्रेस आ गया। तो अब इंट ए जो है ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन मेरे को तो वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज पाने के लिए मैंने इस वेरिएबल को डी रेफरेंस कर दिया स्टार लगा के। तो मुझको अब ए का वैल्यू मिल गया और यहाँ पे बी का वैल्यू मिल गया, ठीक है नॉर्मली। लेकिन मैंने भेजा क्या था, कॉल क्या कैसे किया था, एड्रेसेस को भेज के, ठीक है एड्रेसेस भेजे थे। लेकिन मैंने फिर यहाँ पे उनको वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और बी की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, डी रेफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एड्रेसेस था पहले से। तो यहाँ पे मैंने डी रेफरेंस किया तो मुझे 10 मिला। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 60 हो जाएगा। तो नॉर्मली मेरा यहाँ पे क्या होगा, 20 और 60 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और 60 प्रिंट हो रहा है, ठीक। अब फंक्शन मेरा खत्म हो गया। अब वो फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आ गया, प्रिंटफ के ऊपर आ गया। तो प्रिंटफ में देखा उसने ए और बी को प्रिंट करा रहे हैं। तो जैसे ही ए और बी को प्रिंट कराया तो यार नॉर्मली क्या होना चाहिए था, तो ओरिजिनल वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए थी। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10 और 20। तो यहाँ पे 10 20 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन कितना प्रिंट हो रहा है, 20 और 60। तो यहाँ पे चेंज होकर 20 60 बना था ना, वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। देखो यहाँ पे 10 60 हुआ था प्लस 20 60 हुआ था, तो यहाँ पे भी 20 60 ही रहा। तो ये मेन डिफरेंस होता है। क्या हुआ यहाँ पे कि जो वैल्यूज में मैंने चेंज किया, उस मेमोरी लोकेशन पे चेंज किया, वो जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। इसको एक एग्जांपल से एक और समझ लो कि मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स में मैंने एक एप्पल रख दिया, ठीक है। और फिर मैंने उसी बॉक्स वाले एप्पल को उठा, मतलब कि जो एप्पल रखा है उसको उठा के खाया, फिर उसी वापस बॉक्स में रख दिया। तो अब कोई तो ओरिजिनल पहले क्या था कि वो एप्पल जो था वो पूरा फ्रेश रखा हुआ था, लेकिन अब बाद में क्या हुआ, वो थोड़ा खाया हुआ रखा गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी है। मैंने क्या किया था कि उस मेमोरी लोकेशन पे जाके उस वैल्यू को चेंज कर दिया। तो इसीलिए जो वैल्यू है वो अब 20 60 ही रहेगी हमेशा, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी की वैल्यू 20 और 60 हो गई। लेकिन पहले क्या था, कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे जो चेंज किया वो यहीं तक सीमित था, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पे 10 20 प्रिंट हो गया था, यहाँ पे क्या था 20 60 प्रिंट हो रहा था। तो फिर वापस से यहाँ पे कितना प्रिंट हो रहा था, 10 और 20। मतलब वहाँ पे वैल्यूज को चेंज नहीं कर पा रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल वैल्यूज को भी मैंने चेंज कर दिया। तो ये मेन डिफरेंस आता है एक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की कॉलिंग में। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या है कि मान लो मैंने एक दो वेरिएबल्स बनाए, इनके कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल्स बना रहा हूँ, इनकी जो मेमोरी लोकेशन होगी उसके लिए मुझे दोबारा से नई मेमोरी नहीं चाहिए होगी। जैसे मान लो मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, तो उसके लिए 2 या 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ही लगेगी। तो यहाँ जो बनाए हैं तो ये भी उसी में काम चला लेंगे। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या था, जितनी ज़्यादा कॉपीज बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा मेरे को मेमोरी लग रही थी। कॉल बाय रेफरेंस में क्या है कि मेमोरी का कंजप्शन भी थोड़ा क्या होता है, कम हो रहा था इन कंपैरिजन टू कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। डिफरेंस ये कि कॉल बाय वैल्यूज में जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो चेंज कभी भी नहीं हो रही थी, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में क्या था, ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग चेंज कर देते थे। तो यहाँ लिखा भी है, दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्गुमेंट। मतलब जो चेंज कर रहे हैं हम लोग पैरामीटर्स में, तो यहाँ पे भी मेरा रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो यार यहाँ पे 2 एग्जांपल्स और दिए गए हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के, उसको भी देख लेते हैं। तो यार कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि हम लोग पहले फंक्शन को देखो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो नॉर्मल जो फंक्शन है पूरा प्रोग्राम है, इसमें हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं। स्वैपिंग क्या होता है, 2 नंबर्स को चेंज कर देना। जैसे मान लो पहले ए में 10 स्टोर था, बी में 20 स्टोर था, वो चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, ए में 20 स्टोर करा दूंगा और बी में 10 स्टोर करा दूंगा। तो यहाँ पे एक बार देख लो कि कैसे क्या स्वैपिंग होती है। मान लो ए में 10 है और बी में क्या है 20 है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि ए में था वो 20 हो जाए और बी में क्या हो जाए 10 हो जाए।
तो क्या हो रहा है कि a की वैल्यू, जो b की वैल्यू है a में आ जाए और जो a की वैल्यू थी वो b में आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। की क्या है यहाँ पे? स्वैपिंग। एग्जांपल ले ले सकते हैं कि मान लो मेरे हाथ में एक पेन है या मेरे हाथ में एक बैट है बड़ा सा, ठीक है, और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है, उसके पास भी एक बैट है, लेकिन उसका बैट क्या है, दूसरी कंपनी का है किसी। तो हम लोग चाहते हैं कि मैं उसका बैट ले लूँ और वो मेरा बैट ले ले, तो हम लोग को स्वैपिंग करनी है बैट्स की, ठीक है। तो यार अब बैट क्या है, मैं मान लो मैं दोनों हाथ से उस बैट को पकड़ रही हूँ और इतना भारी कि मैं एक हाथ से उसको नहीं पकड़ सकता हूँ, तो मुझे अपना बैट अगर उस दूसरे बंदे को देना, अपने फ्रेंड को देना है, तो ये होना चाहिए कि उसके हाथ खाली होने चाहिए, लेकिन उसके हाथ में भी क्या एक बैट है, वो भी बहुत भारी है, तो इसीलिए हम लोग स्वैपिंग कराने के लिए एक तीसरा बंदा चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, उस तीसरे बंदे को मैं अपना बैट दे दूंगा, तो अब तो मेरे हाथ खाली हो गए। करना पड़ेगा। हाँ, तो जो तू मेरा फ्रेंड है, अब वो अपना बैट मुझको दे देगा, तो जैसे उसने अपना बैट मुझको दिया तो अब उसके हाथ खाली हो गए, तो तीसरा बंदा जिसको मैंने बुलाया था, अब वो मेरा वाला बैट उसको दे देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है कि मैंने दो वेरिएबल को स्वैप करना है, तो स्वैपिंग करने के लिए मुझे एक तीसरा वेरिएबल भी चाहिए होगा। तो उसको मान लो मैंने दे दिया इंट टी नाम से, ठीक है, सिंपली डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे इंट टी नाम से, मैंने वो हटा के यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया। ये है, ये हम लोग का हेल्प करता है स्वैपिंग में। दिस हेल्प्स इन स्वैपिंग, ठीक है। अभी स्वैपिंग में मेरी हेल्प करने वाला है, कैसे? अब समझो, मैं क्या चाहता हूँ कि a पहले खाली हो जाए, पर ये a खाली होगा तो ही तो b की वैल्यू a में आ पाएगी, तो हम लोग खाली करने के लिए करेंगे t के अंदर a को स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो अब t के अंदर a आ गया है, तो मतलब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो गई? t की वैल्यू हो गई 10, हाँ ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू 10 हो गई, ठीक। तो अब मेरा a खाली हो गया, अब मैं क्या करूंगा, a के अंदर b को स्टोर करा दूंगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अब a की वैल्यू कितनी हो गई, अब a की वैल्यू कितनी थी 20, तो a भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 यहाँ हो गया, ठीक। तो अब देखो t 10 हो गया, a 20 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि b के अंदर a की वैल्यू आ जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ b इज इक्वल टू a, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि a कितना हो चुका है, 20 हो चुका है, तो यहाँ फिर से b 20 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे b इज इक्वल टू t। तो t की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो अब b में कितना स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। हम लोग यहाँ लिख लेंगे t इक्वल टू 10, तो देखो स्वैपिंग हो गई, ठीक। तो यहाँ एक बार प्रिंट करा लेते हैं, मान लो स्वैपिंग के पहले बार प्रिंट कराते हैं, स्वैपिंग के पहले बार प्रिंट करा लिया, प्रिंटफ कर दिया और लिख दिया a इक्वल टू परसेंट d इक्वल टू परसेंट d, और मैंने न्यू लाइन दे दी और मैंने a कॉमा b दे दिया। एक और चीज यहाँ लिख देते हैं कि ये था बिफोर स्वैप, ठीक। और यहाँ पे स्वैपिंग के पहले की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, स्वैपिंग के बाद वाले प्रिंट कराएंगे। ये है आफ्टर स्वैप, मैंने a को प्रिंट करा दिया और फिर यहाँ पे मैंने b को प्रिंट करा दिया, ठीक। तो ये मेरा नॉर्मल सा एक प्रोग्राम बन गया, इसको कहते हैं रन। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉमा नहीं लगा है, कराया रन, तो देखो क्या आ रहा है, देखो बिफोर स्वैप कितनी वैल्यू आ रही है, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 जो थी हम लोग की। यहाँ पे स्वैपिंग के बाद क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया, और b इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। तो स्वैपिंग समझ में आए सभी लोग को? तो एग्जांपल्स बताता हूँ, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। पूरे फंक्शन में वही वैल्यू रहेगी जो स्वैपिंग करने के बाद है। क्या चीज? जब स्वैपिंग करने के बाद वाली वैल्यू रहेगी पूरे फंक्शन में, या फिर जो पहले वाली है उसे भी हम बुला सकते हैं बाद में? नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग ओवरराइट कर दे रहे हैं डेटा को,
ओवरराइड करना का मतलब ये होता है कि पहले a में 10 था, अब मैंने उसी फंक्शन के अंदर a को कितना कर दिया है, 20 कर दिया है, तो अब उसकी वैल्यू हमेशा 20 ही रहने वाली है, 10 नहीं हो पाएगी कभी भी, दोबारा उसको 10 नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। या तो दोबारा यहाँ पे लिख दें कि a इज इक्वल टू, इसके बाद लिख दें सिंपली हम लोग कि a इज इक्वल टू 10 लिख दें तो हो जाएगी। यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं डेटा को हम लोग। बताया था मैंने कि वेरिएबल जो होते हैं इनको बार बार चेंज कर सकते हैं हम लोग एक फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जाम्पल बता रहा था कॉल बाय वैल्यू का, इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं, तो स्वैपिंग इसके थ्रू करेंगे हम लोग, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू करने वाले हैं। तो नॉर्मली हम लोग पहला जो डिक्लेरेशन किया फंक्शन का वो इंट मैक्स नाम का था। अच्छा मैक्सिमम निकाल रहे हैं यार यहाँ पे, चलो मैक्सिमम देख लो, यहाँ पे स्वैपिंग का बगल वाला है। तो मैंने एक इंट मैक्स नाम का फंक्शन बना दिया, डिक्लेयर किया है, और उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दिए हैं जिनका नाम है इंट num1 और इंट num2, ठीक है। तो यहाँ को उसको बंद कर दिया है, तो मतलब ये क्या था, मेरा पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन इतना पार्ट था। इसके बाद मैंने इंट मेन नाम का फंक्शन बनाया, वहाँ पे मैंने a की वैल्यू 100 दे दी और b की वैल्यू कितनी दे दी, 200 दे दी, ठीक है। ऋषभ, उसके बाद एक तीसरा वैल्यू बनाया इंट that नाम हेलो, का। मैं बोल रहा हूँ ये स्वैप वाला है ना जो, इसी को कॉल मतलब फंक्शन कॉल जैसे हाँ। वैल्यू से दिखाओ और फिर उसके बाद स्वैपिंग एड्रेस से स्वैप करके दिखा दो तो समझ में आ जाएगा लोगों को। मतलब जैसे हाँ, अभी ये सही रहेगा। जैसे क्या है, अभी क्या है, ये स्वैप वाला तुमने मेन में चेंज किया है ना, तो ये क्या करो, फंक्शन कॉल करके फंक्शन में चेंज कर दो, स्वैप करो मतलब, फिर उसके बाद मतलब पहले वैल्यू के साथ स्वैप करना फिर रेफरेंस के साथ। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। अरे वो वही रहने दो ना, सिर्फ वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो फंक्शन कॉल करके, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ इसको हटा लो केवल। प्रिंट करा दिया। यहाँ पे करोगे तो बिफोर स्वैप इनसाइड मेन, एक और प्रिंटअप लिखा दो इसमें आफ्टर मेन, मतलब वो आफ्टर स्वैप। कर रहा। यार देखो समझते हुए चलो क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने इंट मेन का नाम का फंक्शन बनाया, ए और बी को डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, तो मैंने उसको यहाँ पे स्वैपिंग के पहले एक बार प्रिंट करा दिया है। और कहाँ पे कराया है, इंट मेन फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्वैप फंक्शन को कॉल करूंगा, क्योंकि स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है, वेरिएबल्स को स्वैप कर दे रहा है, ठीक है। तो स्वैप करूंगा, तो मैंने यहाँ पे ए और बी को भेज दिया, और किससे भेजा है, ये कॉल बाय वैल्यू से भेजा है, ठीक है। तो ये था कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू के थ्रू मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया और ए और बी की वैल्यू को इसमें यहाँ पे कॉपी कर दिया। ए की वैल्यू 10 को यहाँ भेज दिया और बी की वैल्यू 20 को मैंने यहाँ पे भेज दिया। जैसे भेजा तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वैपिंग स्टार्ट हो गई मेरी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो जाएगी। और फिर नॉर्मली मेरा यहाँ पे वो प्रिंट हो गया कि आफ्टर स्वैप इनसाइड स्वैप कितना है, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ, एक और चीज, printf before swap inside swap, इसको भी प्रिंट करा देते हैं। a is equal to %d और b equal to %d, और a कॉमा b को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक। और इसके बाद मैंने सिंपली क्या हुआ कि मैंने जब इसको कॉल किया यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई और b की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई। जब प्रिंटफ यहाँ पे कराएंगे इनसाइड स्वैप फंक्शन, तो a की वैल्यू नॉर्मली से 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्वैपिंग कर दी यहाँ पे, तो स्वैप होने के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 20 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू किया है, तो जो इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू थी a की जो थी 10, ओरिजिनल वैल्यू जो b की जो थी 20, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पे प्रिंटफ कराऊंगा
दोबारा से printf ये है आफ्टर स्वैप, क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग हो चुकी है ना, उसके बाद ये प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए क्या है, आफ्टर स्वैप है। आफ्टर स्वैप इनसाइड किसके है, ये मेन के है। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कराऊंगा ए की, ए इज इक्वल टू %d और b इक्वल टू %d कराऊंगा। सर मेन की एम बड़ी लिख दी है आपने। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल कर दो। ये तो कमेंट ये ठीक है, एक एक तो जब चीज़, ऐसा कराऊँ, एक तो डिक्लेरेशन रह गया और एक यहाँ स्लैश एन लगा दो स्वैप वालों में, प्रिंट एफ में। हाँ 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 लगा रहा। डिक्लेरेशन भी करना जरूरी था इंट स्वैप का, और इंट टाइप है दोनों डेटा टाइप, तो यहाँ पे इंट कॉमा इंट लगा दूंगा मैं। और क्या बचा था, ये यहाँ प्रिंट एफ में स्लैश एन वगैरह दोनों में, स्वैप स्वैप के अंदर। अच्छा हाँ स्लैश एन लगा दो, न्यू लाइन दे देगा उससे वो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन कराना चाहूँ तो देखो ये थोड़ा जूम कर लो आप बस। ओ, यार ये देखो, चलो क्या हो रहा है, बिफोर स्वैप इनसाइड मेन क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 10 आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। क्योंकि जब नॉर्मली मैंने यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को, तो यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट रन हो रहा था तो इनिशियली ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और बी की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। तो वो तो मेरा यहाँ पे इस लाइन में प्रिंट हो गया नॉर्मली, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। और जैसे ही मेरा फंक्शन मतलब कंट्रोल था प्रोग्राम का, वो स्वैप पे आया, उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो कॉल बाय वैल्यू हो रही है, मतलब ए की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं और बी की वैल्यू को भी यहाँ पे भेज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज की कॉपीज को भेज रहे थे, तो मैंने यहाँ पे कॉपीज को भेजा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 10 और बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 20 हो गई। तो मैंने अब एक बार प्रिंट एफ कराया कि बिफोर स्वैप, मतलब स्वैपिंग के पहले, लेकिन कहाँ पे, स्वैप के फंक्शन के अंदर। तो ए को प्रिंट करा दिया और बी को प्रिंट करा दिया। तो नॉर्मली वो कितना था, ए 10 था और बी कितना था, 20 था। तो देखो यहाँ पे वो प्रिंट हो गया कि बिफोर स्वैप इनसाइड स्वैप ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको पूरा स्वैपिंग कर दी कि टी इक्वल टू ए किया, ए इक्वल टू बी किया, बी इक्वल टू टी किया, यहाँ पे मैंने स्वैपिंग कर दी। तो अब ए की वैल्यू हो गई 20 और बी की वैल्यू हो गई 10। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया कि आफ्टर स्वैप इनसाइड स्वैप, तो ए प्रिंट कराया और बी प्रिंट करा दिया। तो ए कितना है, 20 और बी कितना है, 10। तो देखो यहाँ प्रिंट हो गया आफ्टर स्वैप इनसाइड स्वैप, ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 10। तो अब ये पूरा फंक्शन तो रन हो गया और मेरा प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे आ गया, प्रिंटफ पे आ गया। उसने यहाँ पे क्या लिखा है प्रिंटफ में कि आफ्टर स्वैप, मतलब स्वैपिंग के बाद की बात नहीं है, तो आफ्टर स्वैप इनसाइड मेन। अब देखो यहाँ पे तो चेंज मैंने किया था, यहाँ ए की वैल्यू 20 थी, मतलब इस पोर्शन में स्वैप के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे ए की वैल्यू 20 हो गई थी और बी की वैल्यू 10 हो गई थी, ठीक है। तो वो जो चेंज था वो कॉपीज पे हुआ था, ओरिजिनल वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर तो ओरिजिनल वैल्यू ही यूज करने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए जो ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं और बी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वो मेरी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हो रही है। वो कितनी है, ए है 10 और बी है 20। तो देखो हम लोग का लास्ट में वही आ रहा है कि आफ्टर स्वैप, स्वैपिंग के बाद वाला, लेकिन कहाँ पे, मेन के अंदर। तो वहाँ पे भी क्या है, ए की वैल्यू 10 आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। क्योंकि स्वैपिंग करा चुके हैं तब भी ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कॉल किया है फंक्शन को, वो किया है कॉल बाय वैल्यू के थ्रू। वहाँ पे मैं कॉपीज से वर्क कर रहा था, मतलब जो वेरिएबल्स की कॉपीज थी उनके ऊपर वर्क कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग की ओरिजिनल वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। तो ये था मेरा कॉल बाय वैल्यू के थ्रू स्वैपिंग। यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। अगर हम लोग स्वैपिंग करा भी दें तो हम लोग का जो फंक्शन था, ओरिजिनल वैल्यूज थी वेरिएबल की, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सिर्फ इनसाइड द फंक्शन ही हम लोग का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, या कोई भी चेंजमेंट होता है वो इनसाइड दैट फंक्शन ही रहता है हमेशा। वो किसी भी ओरिजिनल वैल्यू पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये अगर 10 है हमेशा, तो ये हमेशा की हमेशा 10 रहेगी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये था मेरा स्वैपिंग थ्रू कॉल बाय वैल्यू। इसी तरीके से मेरा कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू भी स्वैपिंग होती है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो दिया है रेफरेंस थ्रू स्वैपिंग कराने का, तो इसको यहीं पे समझ लेते हैं एक बार। तो स्वैपिंग तो आ ही गई है, रेफरेंस भी पता है। तो देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने एक इंटीजर बनाया a, उसकी वैल्यू दे दी 100, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दे दी 200 दे दी। तो देखो यहाँ पे वही करा रहे हैं कि बिफोर स्वैप, मतलब स्वैपिंग के पहले वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b को प्रिंट करा रहे हैं। स्वैपिंग के पहले तो वैल्यू ऑफ a कितनी है 100 है, तो नॉर्मल सा हम लोग का 100 प्रिंट हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी है 200 है, तो नॉर्मली यहाँ पे 200 भी प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्वैप देखो लिखा है स्वैप %a, %b, ये देखो ये पार्ट जो लिखा है स्वैप %a, स्वैप %b। तो ये मैंने यहाँ पे a की वैल्यू को नहीं भेजा है, मैंने a के एड्रेस को भेजा है % लगा के, और यहाँ पे क्या है b के एड्रेस को भेज दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने एड्रेस को भेजा, मतलब यहाँ पे कॉल किया, तो मेरा प्रोग्राम का फ्लो था वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, इस फंक्शन के ऊपर आ गया, वाइट स्वैप नाम के फंक्शन पे। तो अब इंट एस्ट्रिक x लगाया है और इंट एस्ट्रिक y लगाया है। स्टार्ट कर। दोबारा शुरुआत से देखो यार, स्वैपिंग वाला ये पूरा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय रेफरेंस को यूज करने वाले हैं। तो इनिशियली क्या हुआ, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 100 दे दी और b की वैल्यू कितनी दे दी 200 दे दी, ठीक है। तो स्वैपिंग के पहले मैंने a और b को यहाँ पे नॉर्मल सा प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो तो 100 प्रिंट होने वाली है, और यहाँ पे b कितनी प्रिंट होगी 200 प्रिंट हो जाएगी, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमने लिखा है स्वैप %a, %b, मतलब मैं a की वैल्यू नहीं भेज रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे a और b का एड्रेस को भेज रहा हूँ। वो कहाँ भेज रहा हूँ, इस फॉर्मल पैरामीटर्स के पास, मतलब इंट एस्ट्रिक x और इंट एस्ट्रिक y पे एड्रेस भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एड्रेस भेजा, यहाँ पे मैं करूँगा स्वैपिंग करूँगा। तो स्वैपिंग करने के लिए मैंने एक तीसरा वेरिएबल बना दिया है इंट टेम्प नाम का, ठीक है। तो मैंने टेम्प में x की वैल्यू स्टोर करा दी, और फिर यहाँ पे मतलब पूरा स्वैपिंग मैंने कर दिया, बताया था कैसे स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग करने के बाद ये पूरा फंक्शन एंड हो गया। तो फंक्शन जैसे एंड हुआ तो मेरा फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, प्रिंटफ पे आ गया। अब देखो मेरी स्वैपिंग हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ a, और यहाँ पे लिखा है आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ b। तो यार अगर नॉर्मल यहाँ पे मैं a और b को भेजता तो यहाँ पे a की वैल्यू स्वैपिंग के बाद 200 हो जाती और b की वैल्यू कितनी हो जाती 100 हो जाती, ठीक है। लेकिन सॉरी, मतलब उल्टा यहाँ पे बोल हम दिया। लोग रेफरेंस के थ्रू कर रहे हैं ना, और रेफरेंस में क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू की वैल्यू कितनी थी 100 थी, और b कितनी थी 200 थी। तो वो चेंज होकर कितनी हो जाएगी a की, वो 200 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 200 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रहा है, मेरा जो यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग की ओरिजिनल वैल्यू पे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उसको एग्जाम्पल थ्रू देख रहे थे हम लोग, वो देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा वही प्रोग्राम लिखा है, बस थोड़ा चेंज कर रहा था मैं। ये देखो, अभी जब कॉल बाय वैल्यू वाला था, तो जब मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को भेज रहा था तो यहाँ पे भी मेरा 10 और 20 आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एड्रेस को भेजा %a %b करके, और यहाँ पे स्वैपिंग करा ली, तो उसके बाद जो वैल्यूज थी, जो ओरिजिनल वैल्यूज थी, वो भी चेंज हो गई। तो अब जाके a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो गई, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, वो हो गई 10। तो देखो वो अब मेरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर रही है, इसलिए मेरा प्रिंटर में यहाँ पे आफ्टर स्वैप इनसाइड मेन में कितना आ रहा है, a = 20 आ रहा है और b = 10 आ रहा था। लेकिन जब कॉल बाय वैल्यू था तो कैसा रहा था मेरा, यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही रह रही थी, मतलब कॉल बाय वैल्यू में मेरा रिफ्लेक्शन शो नहीं करता है कभी भी ओरिजिनल वैल्यूज में जो चेंज करते हैं हम लोग। लेकिन रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में कि जो मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ या कोई भी चेंजमेंट कर रहा हूँ पैरामीटर्स में, वो जाके मेरा ओरिजिनल वैल्यूज पे भी रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो ये था मेरा स्वैपिंग थ्रू कॉल बाय रेफरेंस।